का मेथड आपको सबको पता है। 9 में हम लोग यूज़ करते हैं एंड जब भी 9 में हमारा किसी भी इंडेक्स में एंट्री आता है तो एंट्री लेते हैं बेस्ड ऑन सीजनैलिटी इंडिकेटर एंड जो इंडेक्स हम लोग पहले से लिस्ट बनाए हैं उसको प्रायोरिटाइज किए हैं उसका हम लोग सिंपल तरीके से ट्रेड लेते हैं 9 के ऊपर। जब तक ऊपर रहता है तब तक हमारा होल्ड रहता है और जब वो नीचे आ जाए तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं। इसके साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस वाला रूल भी है जिसमें अगर हमारा ट्रेड सपोज यहाँ पे बना हुआ है इस कैंडल में एंड यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, सिंपल है, तो हम लोग मेजर रेजिस्टेंस पे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे हम एग्जिट कर दिए क्योंकि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। अब जिस कैंडल में हमारा एग्जिट हुआ, सपोज इस कैंडल में हमारा एग्जिट हुआ, इस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगा, ठीक है, किसी भी दिन, तो हम लोग वापस से एंट्री बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर बड़ा मूव आने वाला है तो वो छूटेगा नहीं हमसे, पहला चीज। एंड अगर वो नीचे गिरने वाला है तो हमारे लिए वो भी अच्छा है क्योंकि फिर तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। ठीक है, तो जैसे इस केस में नीचे गिर गया एंड फिर इस कैंडल में 9 में अगेन बन गया होगा तो यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपल रेजिस्टेंस का रूल है, इससे हमारा ये ETF ट्रेडिंग का रिटर्न थोड़ा सा मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, बुल मार्केट में थोड़ा सा हमको ये चीज जो है थोड़ा सा रिटर्न हमारा कम करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बुल मार्केट नहीं रहता है, तो इसीलिए हमारा लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज जो है वो रिटर्न होगा। एंड जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा ना तब हम लोग रेजिस्टेंस वाला रूल फॉलो कर भी नहीं सकते हैं, समझ गए? मतलब थोड़ा सा समझिएगा, रेजिस्टेंस वाला रूल हम लोग साइडवेज मार्केट में ही फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया मार्केट तो हम लोग रेजिस्टेंस वाला रूल फॉलो ही नहीं कर सकते, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सब मतलब वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद जनरली पूरा रेड राइट जो है वो कैप्चर करना ही अच्छा, सबसे अच्छा होता है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। रेजिस्टेंस है साइडवेज मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, एंड ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस वाला रूल अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग सीजनैलिटी के हिसाब से लेते हैं कि अगर जैसे दिसंबर मंथ में सीजनैलिटी के लिए हम ये लिस्ट बनाए हैं, ठीक है, जिसमें IT जो है वो सबसे फर्स्ट पे है, जिसका 80% चांस है कि ग्रीन में क्लोज होगा मंथली में। यहाँ पे मंथली में ग्रीन में क्लोज होगा, 80% चांस है। 70% नवंबर में चांस था। ठीक है, सबके साथ हम लोग इस चीज़ का बात किए थे और ये 4%, 4.7% अप है। याद है सबको ये चीज़? नवंबर स्टार्ट होने से पहले IT में हम लोग डिस्कस किए थे कि 70% चांस है कि ग्रीन में क्लोज हो एंड ये 4.7% हुआ भी। ठीक है, तो बस इसीलिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ये इंडेक्स के मूव करने का। ठीक है, एंड किसी इंडेक्स का मूव करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया तो हम लोगों का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को चूज करके प्रॉफिट बनाने का। सिंपल। हैंगसेंग उसके बाद स्मॉल कैप हमारा, स्मॉल कैप में 80% था बट ये मूव नहीं किया। ठीक है, बट एंट्री इसमें आया ही नहीं हमारे पास ज़्यादा। एक बार एंट्री आया था, एक दो बार शायद, फिर वो उसका एग्जिट मिल गया हमको। ठीक है, बट अगेन दिसंबर में 80% है तो हमारा अगेन स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा। मिड कैप भी 80% था, 2% ही मूव किया नवंबर में। ठीक है, और दिसंबर में भी 70% का है। तो हम लाइन से जो है वो सजा दिए हैं, कंज्यूमर है, फिर हेल्थ केयर है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेटल है, मेटल में 70% है आपकी बार, एंड मेटल ऑल टाइम हाई पे है तो बहुत अच्छा मेटल कर सकता है। ठीक है, अल्फा है, उसके बाद डिफेंस है 67%, रियलिटी है 60%, जूनियर बीज है 60%, CPSE 60%, एनर्जी 60%, फार्मा, प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो फार्मा तक 60% है। ठीक है, इसका मतलब कि अब इनमें से किसी में भी एंट्री आता है तो पहले हम लोग एंट्री आता है IT में तो IT में एंट्री लेंगे। अगर IT में एंट्री नहीं आता तो फिर स्मॉल कैप को चेक करेंगे। अगर स्मॉल कैप में एंट्री आ जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो मिड कैप को चेक करेंगे। अगर मिड कैप में नहीं आता तो फिर कंज्यूमर को चेक करेंगे, इस तरीके से। और ये फार्मा तक अगर किसी में भी एंट्री नहीं आता उसके बाद हम लोग बाहर चेक करेंगे, मतलब उसके बाद हम लोग प्राइवेट बैंक में चेक करेंगे, इंफ्रा में चेक करेंगे, ये डिफेंस में चेक करेंगे, PSU में चेक करेंगे, ऑयल इंडिया में चेक करेंगे। ठीक है, ऑयल वाला ETF में। उसके बाद हम लोग हैंगसेंग जो है, हैंगसेंग का भी 70% हमारा ये है, क्या बोलते हैं, चांसेस है, तो हैंगसेंग को भी हम अपना प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, सिल्वर का प्रायोरिटी 60% है, तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा लास्ट का कैटेगरी वाला है उसी में ये चला गया। ठीक है, बट सिल्वर में हमारा पहले से अभी तो ट्रेड चल ही रहा है। ठीक है, तो चलो ऑलमोस्ट हम लोग अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कर ही लेंगे। एंड सिल्वर में एक बताएंगे आपको रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे है। FMCG में 60%, ऑटो में 60%, तो कहने का मतलब कि 60 के नीचे ही है सिर्फ हैंगसेंग में। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो लिस्ट हम बनाए हैं इसमें
सिर्फ हैंगसेंग का 70% है, बाकी फार्मा तक 60% से ऊपर है। तो इस तरीके से हमको प्रायोरिटी सेट करना है। अब अगर हम पहले बैक टेस्ट का बात कर लेते हैं। अगर हम बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो बैक टेस्ट कैसे करना है आपको बताते हैं। हम लोग सपोज कीजिए कि जनवरी से बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि जनवरी में किसका सीजनैलिटी अच्छा है, ठीक है। अगर सीजनैलिटी जनवरी में आईटी का अच्छा है, स्मॉल कैप का अच्छा है, मिड कैप का अच्छा है, तो जिसका सबसे अच्छा होगा उसमें एंट्री बनता है पहली बार, तो उसमें हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में एंट्री बनता है तो लेंगे, अदरवाइज फिर बाहर चेक करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जिस मंथ का हमको बैक टेस्ट करना है पास्ट में, उस मंथ का सीजनैलिटी पहले चेक कर लो, एंड उसके बाद अपना प्रायोरिटी जो है वो सेट कर लो कि अगर इस इंडेक्स में जैसे आईटी में अगर बना तो एंट्री होगा, अगर नहीं बना तो जो हमारा सेकंड प्रायोरिटी है उसको चेक करेंगे, अगर उसमें भी नहीं बना तो जिसमें थर्ड प्रायोरिटी है चेक करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग रोज करेंगे, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को हम समय देख लिए क्या किसी में एंट्री बनाए क्या प्रायोरिटी में से, अगर बनाया तो ले लेंगे, नहीं बना तो बाहर देखेंगे। बाहर में भी देखेंगे क्या किसी की एंट्री बना है क्या, अगर बना है तो ले लेंगे, नहीं बना है तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 2 जनवरी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे, एंड एक बार एंट्री हो जाता है तो हम लोग उसको तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक उसमें या तो अब रेजिस्टेंस रूल लगा रहे हैं उससे एग्जिट मिल जाए, या तो हमारा 9 EMA से ही एग्जिट मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सिंपल बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है। और हर साल का क्या बैक टेस्टिंग रिजल्ट आया वो आपको हम मोटा मोटी बताएंगे, एक्यूरेट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपका काम है। मेरे बैक टेस्ट करने से कोई फायदा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सिल्वर के दिन, सिल्वर का जब एंट्री आया था तो शायद कोई ग्रुप में पूछा था कि यहाँ पे ETF जो है वो थोड़ा सा ऊपर खुला है तो क्या इसमें एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ रूल है ही नहीं, ठीक है। एंड ये सारे डाउट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि डेटा आपके पास नहीं है या कॉन्फिडेंस आपके पास उतना नहीं है। हम लोग सिल्वर का चार्ट फॉलो करते हैं, हमारा डॉलर का चार्ट, तो फिर ETF कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। एंट्री आया डॉलर में तो हम लोग डॉलर में एंट्री जब आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग अगले दिन ही एंट्री ले पाएंगे, हम लोग तो उसी दिन एंट्री ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि डॉलर में रात को मूव होता है, तो हम लोग को सुबह में ही लेना होगा। तो फिर हमको फिर सोचना क्यों है कि ETF भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है। अब ये गैप अप खुलेगा 5% मंडे के दिन, मंडे के दिन 5% गैप अप खुलेगा, हमारा इसमें एंट्री हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे हुआ है क्या, हाँ यहीं पे ऑलमोस्ट हुआ है। 5% ऊपर खुलेगा, ऑलमोस्ट हमारा 10+% जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। बट जो यहाँ पे कंफ्यूज था, जो यहाँ पे अदर अदर चीज़ें सोच रहा था, सिस्टम को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसका रिटर्न नहीं बनेगा। तो बैक टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे बैक टेस्ट डेटा बताने से आपको कॉन्फिडेंस कभी भी आ नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। समझ गया। सिल्वर सीजनैलिटी में नहीं था, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, कि कैसे मतलब अब जो हम लोग यहाँ पे हम जो लिखे हैं इसके रीजन से हम सिल्वर को लिए थे, हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग समझ गए सब पहले बताइए। फिर हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे ETF ट्रेडिंग का रिटर्न को मैक्सिमाइज करने का। इतना समझ गए आप लोग, सीजनैलिटी यूज करते हैं ये वो। अब ये जो चीज हम बताया ना, ये प्रॉपर रूल बेस्ड है, राइट, प्रॉपर रूल बेस्ड है। सीजनैलिटी से इंडेक्स पकड़ पहले पता करो, और इंडेक्स में एंट्री आया तो लो, अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी देखो, नेक्स्ट प्रायोरिटी में एंट्री आया तो लो, अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी देखो। प्रॉपर रूल बेस्ड है एकदम। यस, सब लोग बताइए, प्रॉपर रूल बेस्ड है। यस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 3 चीजें इसमें पढ़ते हैं जिसमें ETF ट्रेडिंग से हम लोग रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा रूल बेस्ड के अलावा भी कुछ लगेगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल हमारे पास 3 मेथड है ROI इंक्रीज करने का ETF ट्रेडिंग से। अगर हम सीजनैलिटी से करते हैं तो 2025 में ऑलमोस्ट 30% अभी तक रिटर्न आया है, अभी तक, ठीक है। 2024 में ऑलमोस्ट 40% रिटर्न आया है, ठीक है। एंड 2023 में कोई बैक टेस्ट किया है क्या, किया हो तो बताइए। एनीवन, नहीं किया है, ठीक है। 2023 में ऑलमोस्ट
45 to 50% के आसपास रिटर्न आया है, ठीक है, सीजनैलिटी को यूज करके। क्लियर है? सीजनैलिटी को यूज करके 2023 में इतना आया है, 2024 में इतना है, 2025 में इतना है, ठीक है। बट ये तब हम ये जो है, ये जो डेटा है, क्या आप सिग्नल आने के बाद, एंट्री आने के बाद अगर आप मिस कर रहे हैं ट्रेड्स को, तो फिर क्या आपका ये रिटर्न बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो हम लोग डेटा निकाले हैं वो तब का डेटा निकाले हैं कि एंट्री आया तो एंट्री लिए, एग्जिट आया तो एग्जिट लिए। उसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिंपल है, ठीक है। अब तीनों साल में पूरे मतलब सारे इंडेक्सेस को आप बीट किए। 23 में निफ्टी शायद 20 समथिंग परसेंट बढ़ा था, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है। 24 में भी ऑलमोस्ट डबल है, एंड 25 में भी मोर देन डबल है, ठीक है। तो ठीक है, रिटर्न जो है वो काफ़ी सही है, बट इसको भी अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो, ठीक है, पहला चीज़, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल बात है। सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, आप अगर डर रहे हैं एंड ऑल तो पहले बैक टेस्ट कीजिए। ये डेटा को बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है, पहले आप बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से, जैसे हम अभी आपको बताएं, ठीक है। एंड आपको पता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी सही चलता है, एंड आपको लाइव मार्केट में डर नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं है, तो फिर लाइव ट्रेड करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। मतलब 6 महीने लाइव ट्रेड कीजिए और देखिए आपका क्या डेटा है, ठीक है, वही आपका एक तरीके से परफेक्ट डेटा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है बैक टेस्ट करना, बट बैक टेस्ट करना उसके लिए बहुत जरूरी है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड लेते समय, ठीक है, ये सब चीज समझिएगा। जिसको कॉन्फिडेंस है, जो अच्छे से कर रहा है पिछले कुछ मंथ से, ठीक है, उसको जरूरी नहीं है बैक टेस्ट करना, समझ गया, क्योंकि उसको तो सब पता है, उसको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस बैक टेस्ट से ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज आप लोग आई गेस समझ गए होंगे कि जो कुछ मंथ से कर रहे हैं उनको जरूरी नहीं है बैक टेस्ट करना। जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है, उसको भी जरूरत नहीं है, बट जिसका कॉन्फिडेंस डाउन है, ठीक है, या जो डर लग रहा है जिसको, उसको बहुत जरूरी है बैक टेस्ट करना, ठीक है। डेटा एंड आपको बता दिए। अब ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप लोग कितने पार्ट्स में कर रहे हैं वो आपको पता होगा। इसमें हम 3 पार्ट्स में बैक टेस्ट किए हैं, 5 पार्ट्स पे भी ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न है। 5 पार्ट्स में इस साल 42% है शायद प्रोलॉय जी का, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो रिटर्न है वो सेम ही होगा। 2025 में शायद 5 पार्ट्स में कम रिटर्न बने, ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि आप कौन सा ETF ले रहे हैं उस टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें भी मैटर जो है वो करती हैं। चलिए, पार्ट्स में कोई हम 3 पार्ट्स में करते हैं, वही बता रहे हैं कि पार्ट्स में ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस आ नहीं रहा है, ठीक है, तो 5 पार्ट्स में भी किया जा सकता है, ठीक है। जिसको डर लग रहा है 5 पार्ट्स में करे, जिसको डर नहीं लगता वो 3 पार्ट्स में करे। और मेरा भी कैपिटल जब हम इंक्रीज करेंगे तो हम भी 5 पार्ट्स में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम 3 पार्ट्स में शायद ना कर पाए, ठीक है। मतलब अगर हम अभी 30 लाख से कर रहे हैं तो 10 लाख हम मैनेज कर सकते हैं। कल को अगर हम 60 लाख से करें तो उस टाइम पे क्या हम 20 लाख एक ETF मैनेज कर सकते हैं, ये हमको उस समय पता चलेगा, ठीक है, ये फील हमको हो जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो 5 पार्ट्स हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, री एंट्रीज बता तो दिए, री एंट्रीज कैसे करना है, एक्टिव रहिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, री एंट्री जो रेजिस्टेंस वाला रूल हम बताए हैं, री एंट्री आप उसी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर क्वेश्चन पूछेगा। रेजिस्टेंस वाला जो रूल है हमारा, कि अगर रेजिस्टेंस में बुक कर रहे हैं, जिस कैंडल में बुक किए उस कैंडल का हाई मार्क करो, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, एंट्री कर लो। तो री एंट्री आपको करना है, अगर मिस हो गया तो उसमें सेम आपका भी लॉजिक है। जिस कैंडल में आपको नजर है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गया, मतलब लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गया। जैसे अगर हम मान लीजिए कि मेटल्स का बात कर रहे हैं, तो मेटल्स में हम हमारा सपोज कि इस कैंडल में मिस हो गया एंट्री, ठीक है, इस कैंडल में हमको एंट्री मिला, तो इस कैंडल में देखेंगे क्या ये लास्ट कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ है, यस, तो इसमें हम लोग एंट्री ले लेंगे। बट स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस आपका जस्ट कैंडल के नीचे ही रहेगा, ठीक है।
आपको इसमें विन रेट कम मिलेगा क्योंकि आपका मिस्टेक ही बोलेंगे कि अगर आप आपसे कोई एंट्री मिस हो रहा है तो ये आपका मिस्टेक है, एंड मिस्टेक है तो आपका विन रेट ऑब्वियसली जो है वो कम होगा। ठीक है, चलिए तो अब डाउट आगे पूछेगा, हम बताएंगे आपको, श्रीनिवास जी डिटेल में बताएंगे। तो 3 मेथड में हमारा क्या क्या है, सीजनैलिटी यूज करो जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसके ऊपर हम बैक टेस्ट भी आपको बता दिए। ठीक है, दूसरा मेथड है कि एटीएच से सबसे जो पास है, ऑल टाइम हाई से सबसे जो पास है। ठीक है, ये एक देखिए तीनों मेथड जो है ना ये प्रायोरिटाइज करने का मेथड है। पहला मेथड है सीजनैलिटी, बहुत अच्छे से आपको पता है। इस मेथड से कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिए, इसमें से डेटा एंड ऑल मोटा मोटी आपको भी पता चल गया। ठीक है, अब इस मेथड से हम आपको बताएं, सीजनैलिटी के मेथड से ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर रूल बेस्ड है, ये प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी तरीके का दिमाग यूज नहीं कर रहे, इसमें कोई भी तरीके का हम लोग डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर रहे। ठीक है, बट ये जो दोनों मेथड है ये थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी मेथड है। ठीक है, समझ गए? क्या हम इसको यूज करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, बट क्या हम इसको सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं, बट क्या सब लोग सेम ही परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों बताते हैं। तो पहला मेथड है सीजनैलिटी यूज कर लो, सीजनैलिटी मन नहीं है यूज करने का, तो जो एट द जो ऑल टाइम हाई से पास में है उसको आप प्रायोरिटाइज कर लो। एग्जाम्पल, अगर हमको मेटल में और हेल्थ केयर में एंट्री आया है, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई से सबसे पास कौन सा है? ऑल टाइम हाई से सबसे पास देखिए, ऑल टाइम हाई मेटल ब्रेक कर चुका है, बट शायद हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई से सबसे पास है, तो हेल्थ केयर को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मिड कैप में और स्मॉल कैप में अगर हमको एंट्री लेना है तो किस में पहले लेंगे? मिड कैप में। ठीक है, आईटी में और रियलिटी में एंट्री लेना है तो किस में लेंगे? आईटी में या रियलिटी में, जो भी सबसे पास में हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है, इससे भी हम लोग एक प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। डिफेंस में एंट्री लेना है या कौन सा बोले, डिफेंस में या और कोई एग्जांपल हो तो फार्मा में, तो ऑलमोस्ट ये बराबर पी है, आपको देखना पड़ेगा ऑल टाइम से हाई से सबसे पास में है। अब आप लोग बताइए, सीपीएससी में पहले एंट्री लेना चाहिए या पीएसयू में? अगर एंट्री आया तो सीपीएससी या पीएसयू, इस मेथड से किस में एंट्री या प्रायोरिटी देंगे आप? पीएसयू। पीएसयू सीपीएससी कैसे? ऑल टाइम हाई से जो सबसे पास में हो उसमें एंट्री करना है। ठीक है, सीपीएससी तो दूर है ऑल टाइम हाई से, समझ गया संजय जी? ठीक है, इंफ्रा में पहले लेंगे या ऑयल में? बताइए, इंफ्रा में अगर एंट्री आता है एंड ऑयल में एंट्री आता है तो किस में पहले लेंगे? इंफ्रा में। इंफ्रा में। ठीक है, तो परफेक्ट है। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है हम लोगों को ईटीएफ प्रायोरिटाइज करने का। ठीक है, क्लियर है? तो ये पहला मेथड तो सीजनैलिटी वाला, जिसको मन है सीजनैलिटी यूज करने का वो यूज कर सकता है। ऑल टाइम हाई मेथड जिसको मन है यूज करने का ये भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट रूल बेस्ड ही है। अब एक चीज पता होगा आपको कि जो मोमेंटम स्टार्ट होता है, एक्चुअल मोमेंटम जो स्टार्ट होता है कोई भी इंडेक्स का, वो कब होता है, किस पॉइंट पे होता है? बॉटम के आसपास होता है या ऑल टाइम हाई के आसपास होता है? जो मेजर मोमेंटम स्टार्ट होता है वो ऑल टाइम हाई के पास होता है या बॉटम के पास, या बीच में कहीं? बॉटम पे, मिडिल पे या ऑल टाइम हाई पे? ऑल टाइम हाई पे ऑब्वियसली। तो उसी लॉजिक को इसको यूज किया गया है, सिंपल। अब इस केस में अगर आईटी में मूवमेंट आता है तो हमसे मिस हो जाएगा। ठीक है, बट हमेशा याद रखिएगा आईटी में मूवमेंट मेटल से और पीएसयू से कम ही आएगा, कभी भी आएगा तो। क्यों? क्योंकि आईटी जो है वो बॉटम के पास में है, एंड ऑल टाइम हाई के जो पास में होता है उसमें सबसे मैक्सिमम मोमेंटम आता है। जैसे पीएसयू में देखिए सबसे पास में था, सबसे हाईएस्ट मोमेंटम आया, मेटल में सबसे हाईएस्ट मोमेंटम आया। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर अभी पास में है, हेल्थ केयर में भी अभी हाईएस्ट मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एंड इस लॉजिक से भी जो करता है
तो अब इसमें बताना मुश्किल है ना कि ये सीजनैलिटी को बीट करेगा या नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद बीट कर दे, शायद, ठीक है, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट आपको करना होगा इसके लिए, या आप लाइव ट्रेड कीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। बस हमारा इसके पीछे यही लॉजिक है कि मोमेंटम ऑल टाइम हाई के आसपास आता है और हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको मैक्सिमम रिटर्न कहाँ मिलेगा? ऑल टाइम हाई के आसपास जो इंडेक्स या ईटीएफ हमको एंट्री दे रहे हैं उसमें हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। इस मेथड से हम लोग अपना आरओआई बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट तरीका है कि प्राइस एक्शन यूज करो एंड अपना टेक्निकल स्किल यूज करो, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, सबको ये सूट नहीं करेगा, ठीक है, बट इसीलिए ये हम इसको लास्ट में रखे हैं। अब प्रायोरिटीज सेट करने का दो चीज सीख के हम लोग, ऑल टाइम हाई मेथड और सीजनैलिटी मेथड। अब आपको हम बताएं कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल स्किल्स, इनके मदद से भी हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग प्रायोरिटी ही सेट कर रहे हैं। इसके मदद से हम लोग कैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे? अब हेल्थ केयर में कप एंड हैंडल बन रहा है, मेटल में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, स्मॉल कैप में चैनल बन रहा है, आईटी में सेक्टर रोटेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? ये सब चीज है टेक्निकल स्किल्स आपका, ठीक है, जिसमें आप पता कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बना है। आईटी में सेक्टर रोटेशन हुआ है, ये क्या है? टेक्निकल स्किल। स्मॉल कैप में आ, अभी कुछ खास ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या है? टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो क्या इससे हमको हेल्प मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिड कैप में ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है, सॉरी सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये क्या है? टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो कंज्यूमर में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, मेटल ब्रेकआउट करके निकल चुका है, अल्फा ब्रेकआउट कर चुका है, निफ्टी इंडिया डिजिटल तो नहीं है, रियलिटी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। तो आपसे हम पूछते हैं, आप मिड कैप में पहले एंट्री लेंगे या स्मॉल कैप पे? इस मेथड के हिसाब से, टेक्निकल स्किल एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में एक साथ एंट्री आ जाए तो किस में पहले एंट्री लेंगे? मिड कैप मिड कैप में। क्लियर है? अब और बताइए, अगर कंज्यूमर में एंड हेल्थ केयर में एंट्री आ जाए तो किस में पहले लेंगे? हेल्थ केयर। अगर सिल्वर में और स्मॉल कैप में एंट्री आ जाए तो किसमें पहले लेंगे? सिल्वर। सिल्वर। अब किसका डाउट था कि सिल्वर तो सीजनैलिटी में नहीं आया, फिर हम कैसे सिल्वर को चूज कर लिए? डाउट था आपका? किसका डाउट था? बताइए। क्या सर? ठीक है, क्या डाउट था प्रलोज जी सर का, वो? नहीं किसी का डाउट था ये। तो अब क्या सिल्वर जो क्या सर है, डाउट क्या सर वो? हेलो, सर डाउट क्या था वो? नहीं नहीं वो कोई डाउट नहीं था, वो छोटा सा डाउट था। तो अब सिल्वर जो है, आप बताइए कि कौन कौन से फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है जिसके जिसके मदद से हम लोग सिल्वर को प्रायोरिटाइज करेंगे। इन तीन में से, तीन मेथड है हमारा, तीन में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? बताइए कुछ चार्ट में। सीजनलिटी एंड ऑल टाइम हाई। सीजनैलिटी ऑल टाइम हाई, और बाकी लोग बताइए। बुलिश पेन पैटर्न का ब्रेकआउट। इन दोनों में से कौन कौन सा? प्राइस एक्शन एंड ऑल टाइम हाई, परफेक्ट, ठीक है। तो सिल्वर जो है सीजनैलिटी को नहीं कर रहा है, सीजनैलिटी सिल्वर में तो 20% था नवंबर में, तो सीजनैलिटी से तो हम लोग सिल्वर को चूज ही नहीं करेंगे। बट ऑल टाइम हाई मेथड से ये सिल्वर जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। सिल्वर का डॉलर चार्ट हम लोग देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है अभी, तो ऑल टाइम हाई के मेथड से ये चूज हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? दूसरा मेथड है प्राइस एक्शन मेथड। तो प्राइस एक्शन से क्या चूज हुआ? क्या? यस, क्योंकि ये सेक्टर रोटेशन का ऑलमोस्ट मतलब छोटा सा कप एंड हैंडल का ब्रेक,
ब्रेकआउट कर रहा है, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा वो बना रहा है, क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से सिल्वर जो हम लोग चूज किए, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया प्रोलॉजी जी कि सीजनैलिटी से हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो सिल्वर हम लोग कैसे चूज किए। सिल्वर चूज करने का मेरा यही रीजन था, सिल्वर हमको ग्रुप में शेयर करने का यही रीजन, समझ गए, ठीक है। तो ये 3 मेथड जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ये दोनों मेथड हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बट हम वेट कर रहे थे ताकि सब लोग तैयार हो जाएं, जिससे सब लोग तैयार हो जाएं ताकि हम ये चीज़ समझा सकें। पहले क्लास में ही ये चीज़ हम समझा देंगे तो शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, बट पहले आप नॉर्मल 9 EMA से ट्रेड करना सीख गए, उसके बाद हम सीजनैलिटी बताएं, फिर आप सीजनैलिटी से ट्रेड करना सीख गए तो हम फिर ये दोनों मेथड बताएं, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि इन तीनों में से कौन सा आपको परफेक्ट जो है वो लगेगा, ठीक है। क्योंकि 9 EMA जो है वो एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उतना नहीं बना सकते। बट ये जो तीनों मेथड्स हम लोग जो सीखे हैं ना, इन मेथड्स की वजह से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ 9 में फॉलो करें तो हो सकता है हमको 25% रिटर्न मिले साल का, बट इन मेथड से सीजनैलिटी से 40 मिल सकता है, इससे 50 मिल सकता है, एंड इससे 60 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेजर हमारा रिटर्न को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड इस मेथड से, जैसे हम प्राइस एक्शन का मेथड थोड़ा सा हम यूज करते हैं, देखिए अब आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्राइस एक्शन से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हम लोग कहीं भी ट्रेड ले लेंगे या जब 9 में आएगा तभी लेंगे, बताइए। इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। हम लोग प्राइस एक्शन अगर बोले यूज करने के लिए तो 9 पे ही लेंगे ना, चलिए, तो इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ प्रायोरिटाइज करने का मेथड है, स्ट्रैटेजी जो है वो हमारा 9 में ही है, एंट्री जो है वो हमारा उसी पे होगा, एग्जिट जो है हमारा उसी पे होगा, सिंपल, ठीक है। अब इसका लाइव ट्रेड है, जैसे अगर हम देखें सीजनैलिटी, हम तो जैसे हम 6 महीना से चलो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 महीना से सीजनैलिटी तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं 6 महीना से, लेकिन हम ये यूज़ करते हैं। अब इस मेथड से कितना रिटर्न मेरा बना है, तो 2025 में ऑलमोस्ट 36 से 40% के आसपास बना है, ठीक है। तो सीजनैलिटी से कितना ज़्यादा बना, सीजनैलिटी का ऑलमोस्ट 30% है, ठीक है, 28 to 30, तो ऑलमोस्ट 6 से 10% ज़्यादा बना, ठीक है। बट क्या सीजनैलिटी से आप लोग इतना बना सकते हैं, यस, बट क्या आप इससे ज़रूरी है कि 10% ज़्यादा बनाए, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है थर्ड जो है ये थोड़ा सा टफ है, ये सब लोग नहीं कर सकते, ठीक है। कौन कर सकता है, जिसको इक्विटी में 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, वो इस मेथड को यूज़ कीजिएगा। जिसको नहीं हुआ है उसको फर्स्ट और सेकंड ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप थर्ड मेथड में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, आप इससे सीजनैलिटी से कम ही बनाएंगे। अगर 28% बना है सीजनैलिटी में तो आप उससे कम ही बनाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो ऑल टाइम हाई का मेथड बहुत परफेक्ट है बिगनर के लिए, और सीजनैलिटी का मेथड बहुत परफेक्ट है बिगनर के लिए, ठीक है। एंड जो थर्ड है, ये थर्ड प्रॉपर डिस्क्रिशनरी मेथड है, ठीक है, प्रायोरिटाइज करने का प्रॉपर डिस्क्रिशनरी मेथड है। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हमको आपको बताना हो कि कौन सा आपको करना चाहिए, ठीक है, तो जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना ना, वो ये मेथड फॉलो करो। जिसको हर महीने थोड़ा सा मेहनत कर सकता है वो ये मेथड फॉलो करो। एंड ये मेथड वही लोग करेंगे जिसको मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी में, ठीक है, क्लियर है। और ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस जो है वो नहीं होगा तीनों में, क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभी हम गलत भी तो होंगे। जैसे हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स से हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ETF को, गलत भी तो होंगे हम, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि गलत नहीं होंगे। तो जब गलत होंगे ना, जैसे FMCG में हम जैसे क्या हुआ था अभी FMCG में अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो इसीलिए FMCG पे हम नज़र रखें, एंड ग्रुप में ही बताए थे कि नज़र इसमें हम रखें, ठीक है। अब अगर यहाँ से ओवरऑल मार्केट ऊपर चला गया तो FMCG नहीं भागेगा, बट अगर ओवरऑल मार्केट नीचे जाएगा तो FMCG भागेगा। तो बस ये क्या है, ये है
टेक्निकल स्किल, ठीक है। अब ये गलत हो सकता है क्या? हो सकता है हम एंट्री ले एफएमसीजी में और ना चले एंड बाकी मार्केट चलने लगे, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इससे क्या होगा, रिटर्न बढ़ भी सकता है हमारा, एटीएच वाला मेथड और सीजनैलिटी वाला मेथड से ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क की चीज़ है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको हम इसीलिए बोलते हैं कि इन दोनों में से कोई भी आप लोग चूज़ कीजिएगा, बहुत शानदार आप लोग करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप चूज़ कीजिए। जनरली क्या होगा, दोनों का हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दें। सीजनैलिटी से क्या होगा, आपको फोमो होगा कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स सीजनैलिटी में नहीं आएंगे बट वो मूव कर सकते हैं, राइट। जैसे सिल्वर है, सिल्वर में नहीं आया लेकिन वो मूव कर सकता है, तो इससे हमको फोमो क्रिएट होगा, ठीक है। बट ये आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है। माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा कि जो सीजनैलिटी में नहीं आ रहा है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, सिंपल, ठीक है। उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्लियर है। एटीएच वाले मेथड में भी क्या होगा, जो बॉटम से ऊपर जा रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मेथड्स में जैसे कोई भी स्ट्रैटेजी होता है ना, तो हर स्ट्रैटेजी जो है ना वो हर कंडीशन में प्रॉफिट्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमको हर कंडीशन में हर चीज़ से प्रॉफिट लेने का एक्सपेक्टेशन इसीलिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जितना से मिल रहा है उतना ही रखो और बाकी चीज़ को इग्नोर करो, सिंपल, ठीक है। तो फोमो जो है वो बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं या ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी मिस होगा आपसे ट्रेड्स, इसमें भी मिस होगा आपसे ट्रेड्स, बट आपसे जो पकड़ पा रहे हैं, आप जो पकड़ पा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके रिटर्न्स पे ध्यान दीजिए सिर्फ, ठीक है। क्लियर है? एक बार चैट में बता दीजिए। तो ये तीनों मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। हम अब से ग्रुप में अगर शेयर करते हैं कोई ईटीएफ, ठीक है, तो हम उसमें मेंशन कर देंगे कि हम तीनों में से क्या यूज़ किए हैं, ठीक है। सही रहेगा आपसे, मतलब इससे शायद आपको अच्छे से सीखने को मिले। ग्रुप में अगर कोई ईटीएफ का हम बात करते हैं तो इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बट आपको एक गलती नहीं करना है। कौन सा गलती? आपको इन तीनों मेथड पे काम नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कोई एक ही मेथड पे काम करना, समझ गए। सिर्फ सीखने के लिए हम तीनों का नाम ले सकते हैं ग्रुप में, बट आपको यूज एक ही करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम 3 ईटीएफ शेयर किए ग्रुप में, एग्जांपल हम बोले एक सीजनैलिटी से है, एक एटीएच मेथड से है एंड एक प्राइस एक्शन मेथड से है, ठीक है। आप कौन सा यूज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, उस पे फोकस कीजिए। एंड इन तीन में से अगर आप एटीएच फॉलो कर रहे हैं तो आप इन तीन में से सिर्फ एक ही ईटीएफ पे ध्यान देंगे और बाकी दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका कर्तव्य रहेगा, समझ गए। क्योंकि आप दोनों मेथड, तीनों मेथड को फॉलो करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे, प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ज्यादा और समझ गए। या एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम सिर्फ ईटीएफ का नाम शेयर कर देंगे, आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा मेथड से हम लोग चूज़ किए हैं एंड आप जो मेथड से फॉलो, आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड से उसको आप ट्रेड कीजिए या इग्नोर कीजिए। ये ज़्यादा सही रहेगा guys, क्योंकि हम नाम लेंगे तो सब लोग तीनों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, समझ आया सबको। इस मेथड से हम लोग अपना आरवाई इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे एडवांस चीज जो है वो ईटीएफ ट्रेडिंग का आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, पहले बेसिक पढ़े 9 में स्ट्रैटेजी, फिर हम लोग प्रायोरिटी कैसे देना है वो पढ़े, फिर हम लोग 3 मेथड पढ़े प्रायोरिटी करने का, ठीक है, जो एक्चुअल हमें हमारा रिटर्न इंक्रीज करता है, ठीक है। बिल्कुल सीजनैलिटी और एटीएच टुगेदर भी कर सकते हैं, कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, सही बात है लक्ष्मण जी, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, लक्ष्मण जी का भी बात सही है कि दोनों कर लो साथ में ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि इन दोनों को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस एक्शन वाला मेथड को आप फॉलो करेंगे तब मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सब लोग उतना प्राइस एक्शन में अच्छा हो जरूरी नहीं है ना। जो कम टाइम दिया है वो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा कम उसको अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। क्योंकि थर्ड जो चीज़ है ना वो सिर्फ एक्सपीरियंस पे है। अच्छा, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा बना लेगा इस मेथड से, जिसको कम एक्सपीरियंस होगा वो कम बनाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए यही दोनों मेथड ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
सीजनैलिटी के लिस्ट में ATH ETF फाइंड ये करना इजी है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जिसमें सीजनैलिटी नहीं है और वो ATH के आसपास चल रहा है और उसमें ट्रेड आ रहा है तो उसको भी ले सकते हैं, उसको इग्नोर करना जरूरी नहीं है, समझ गए? मतलब अगर कोई पर्सन दोनों को फॉलो करना चाहता है तो अगर सीजनैलिटी जिसमें है और वो ATH पे है तब तो वो सोने पे सुहागा हो गया। बट अगर किसी में सीजनैलिटी नहीं है जैसे सिल्वर और वो ATH पे है और उसमें एंट्री आ रहा है तो ले लगते हैं, क्योंकि हम दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि आपको दोनों फॉलो करना है या एक फॉलो करना है। ठीक है, दो पार्ट जरूरी नहीं है, आप उसी में कंटिन्यू रखिए, फिर उसमें पार्ट्स करेंगे, फिर उसमें पार्ट्स करेंगे, कंफ्यूजन होगा। प्राइस सेशन में ब्रेकआउट पे एंट्री नियर ब्रेकआउट 9 में क्लोजिंग पर दो पार्ट में कर दें, इंडेक्स एंड सेक्टर अलग अलग। अच्छा, दो पार्ट आप बोल रहे हैं क्या? इंडेक्स और सेक्टर अलग अलग मतलब? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेजर इंडेक्स होता है ना, जैसे निफ्टी फिफ्टी और स्मॉल कैप वगैरह और गोल्ड सिल्वर और इंटरनेशनल जो ईटीएफ होता है, मतलब उसका एक अलग 10 से 12 ईटीएफ का है। और जो सेक्टर है, मतलब जैसे ऑटो आईटी, मतलब जो स्पेसिफिकली मतलब एक सेक्टर की हर ईटीएफ में आता है, वैसे करके 10-12 ईटीएफ है। तो मानिए कि 10-12 जो इंडेक्स का मेन ईटीएफ है, उसके लिए हम मतलब मानिए कि मेरे पास 2 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख मेन इंडेक्स के लिए और 1 लाख जो हमारा दूसरा है स्पेसिफिकली सेक्टर के लिए रखिए। और सभी में मतलब 3 पार्ट करके लगाए, तो नहीं नहीं टोटल नहीं नहीं, हमारा इतना 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 करने का जरूरत नहीं है। जिसमें एंट्री आ रहा है एज पर योर हम्म। सिस्टम, अब कौन सा सिस्टम, आइदर दिस और आइदर दिस, ठीक है, आइदर अच्छा अच्छा। दिस और दिस, ठीक है, इसमें से जो भी सिस्टम में आ रहा है आपका ETF उसको ले लीजिए, इतना पार्ट्स अच्छा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब सिल्वर पे जो सिल्वर का चार्ट ऑन कर सकते हैं क्या आप प्लीज? अच्छा, जो ये सिल्वर का चार्ट है, जैसे प्राइस एक्शन का आपने बताया, मेरे पास मतलब 1-1.5 साल का एक थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस है। मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ये जो काप एंड हैंडल पैटर्न है, और मतलब ये बीसीबी का भी एक मतलब मान सकते हैं, क्योंकि जो नियर बाय मतलब जो लो है, लो से ऊपर जाके उसके अगले वाला लो क्लोज किया है। तो ऐसे में हम क्या मतलब जो ये जो ब्रेक मतलब ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट के बेस पे मतलब जो प्राइस एक्शन का आपने बात किया उसमें एंट्री किए है, या जो मतलब माने कि ब्रेकआउट करेगा, मतलब एक बार अटेम्प्ट कर लिया, दूसरी बार अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है, तभी 9 EMA का 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया है, तब मतलब तब एंट्री किया है, या मतलब क्या कैसे, मतलब ये थोड़ा क्लियर कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, ठीक है, पहले हम लोग इस चार्ट को देख के फॉलो किए हैं। अब इसमें कप एंड हैंडल बन रहा है, राइट? यस यस। अब यहाँ पे इस कैंडल में 9 में बन गया था, हाँ हाँ। थोड़ा सा आपको अगर हम दिखाएं, ठीक है, इस कैंडल में 9 बन गया। तो हम्म। ये प्राइस एक्शन नहीं है कि हाँ अब ये कैंडल सॉरी अब ये हैंडल बनाने जा रहा है, राइट? तो बस हम्म। हैंडल के एक्सपेक्टेशन में एंट्री ले लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा जब अच्छा। आया तो कल ग्रुप में हम डालें कि अब ब्रेकआउट होगा या ना होगा ये हमको पता नहीं है, उसके लिए हम लोग 50% एग्जिट कर देते हैं और 50% को होल्ड रखते हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो 50% में बन जाएगा, एंड अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो बस उसी देख के, और अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अब ये यहाँ पे निकला है तो यहाँ से ये घूम सकता है। ठीक है, जैसे अब ये क्या है, ये भी अच्छा प्राइस अच्छा। एक्शन है। अब जैसे यहाँ पे गया, हम्म ठीक है, तो अब यहाँ से हम्म जरूर गिरेगा तो हम यहाँ पे बुक कर देंगे, हम्म। तो ये भी प्राइस एक्शन ओह, हो अच्छा गया, अच्छा राइट? जो 50% अच्छा अच्छा क्वांटिटी अच्छा बचा है अच्छा। मेरा, वो अब या तो हम्म। 9 में नीचे आएगा, क्लोज करेगा, तब एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एग्जिट हम्म। करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मोस्टली मतलब जो एंट्री वगैरह है वो तो मतलब 9 AM के बेसिस हाँ पे ले ले बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल। अच्छा, और जो मतलब मतलब प्रॉफिट बुक करने का बात आता है, तब क्या मतलब मेजर रेजिस्टेंस देख के मतलब 5-6% चल गया, तब मतलब 50% क्वांटिटी आप बुक का मतलब एक सेफ एंड साइड पे चले जाते हो ना? वो बुक इसीलिए किया गया क्योंकि वो हम्म। ब्रेकआउट लेवल पे आ गया था। ठीक है, अच्छा अच्छा अगर थोड़ा नीचे रहता तो होल्ड करते, राइट? समझ गए? अच्छा अच्छा, समझा 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 समझा। तो वो मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हाँ, वो वो आ गया, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा मतलब नहीं कि बेसिकली जो थर्ड चीज है ना, ये मोटा मोटी हम इसको एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो इसलिए हम बोले हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का अच्छा आपका अच्छा। अगर है, 2 साल का है, तो वो भी इनफ नहीं है, 3 साल का मिनिमम। हाँ हाँ, समझा समझा ठीक समझा है। समझा। अच्छा, और सर ये मैं, अच्छा सर एक डॉट, अभी जो सिल्वर में आप जो एग्जिट किए ना 50%, हम्म तो उसके अंदर ब्रेकआउट आ गया, अभी आप बाकी का एंट्री करेंगे कि नहीं? अब जो रेसिस्टेंस पे है उस पे एग्जिट करके फिर बाद में 9 AM में कब वो बताए हैं ग्रुप एंट्री में, होगा? ग्रुप में नहीं देखे आप? अब इतना नहीं नहीं, जैसे एग्जिट किए। 5% गैप अप खुलेगा तो वहां पे एडिशनल ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। जी जी हाँ। ठीक है, तो रहने देंगे, जो 50% है उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। नीचे आके वापस मतलब 9 AM अभी तो बनाए। एंट्री एंट्री नहीं बनेगी अभी बीच में, या नहीं, फिर नीचे नीचे आएगा तो? नीचे आके वापस 9 AM बनाए तो रिमेनिंग डाल सकते हैं, बट अभी 5% ओके गैप अप ओके। खुलेगा, वहां पे डालेंगे तो फिर गिरेगा तो तुरंत लॉस हाँ स्टार्ट हो जाएगा। सही है। इसीलिए छोड़ देंगे उतना पे ही। ठीक है। 1% ऊपर खुलता तो ना 5% गैप खुलेगा। हाँ हाँ सही है। चलिए, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं 3 पार्ट्स, इसमें एक बार चैट में बता दीजिए सबको क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट हम कट करके और ETF के मॉड्यूल में डालेंगे। ठीक है, एडिट करके। क्लियर है? अब यही हमारा, बोल सकते हैं ना कि यही हमारा एक कंप्लीट हमारा सब चीज़ हो गया ETF ट्रेडिंग में, कंप्लीट ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जो भी बोले आप। अब इसमें से कौन सा यूज़ करना है आप फाइंड आउट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो, कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्टली लाइव ट्रेड में आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि आपको कितना रिटर्न बन रहा है। ठीक है, नवंबर में कितना बना सबका, चैट में बताइए एक बार। नवंबर तो चलो एंड हो ही गया, नवंबर में कितना बना सबका जो सर, मेरा हमारे। एक क्वेश्चन था लास्ट। हम्म मेरा क्वेश्चन था कि मैं पहले मतलब सिल्वर विस का जो ईटीएफ है ना, उसका मतलब 9 ए में लगा के उसको फॉलो कर रहा था, पर आपने जैसे दिखाया कि मतलब आप डॉलर वाला चार्ट मतलब इसको ट्रैक करते, ये तो क्लास तो में ही डॉलर बताया है। वाला, हाँ हाँ, तो मैंने मतलब उसमें क्या मेरे को लगा कि थोड़ा इससे ज्यादा बेटर मतलब ईटीएफ में होगा। तो जो मतलब आप डॉलर वाला चार्ट अभी दिखा रहे थे यहाँ पे, तो मानिए कि उसमें तो मतलब एक दिन पहले मतलब आज जैसे आज तो मार्केट ओपन नहीं है, मानिए कि आज मार्केट ओपन होता, तो वो तो कल रात को ही मतलब उसमें जो मूवमेंट होना था और 9 AM के ऊपर क्लोज होना था, वो तो सुबह ही हमको दिख जाता कि 9 AM के ऊपर वो क्लोज हो गया। आई एम राइट? हम्म तो उसके बाद क्या मतलब मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद ही जैसे हमने देखा कि मतलब मार्केट ओपन ओपन होने से पहले कि डॉलर में 9 AM के ऊपर क्लोज हो गया, तो हम मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद ही 9:15 को ही क्या ईटीएफ में जितना हमारा मतलब बाय करना बिल्कुल होता है वो बिल्कुल, कंप्लीट कर लिया। 5 मिनट 10 मिनट में बाई कर लेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब वो स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर सिल्वर के लिए सिर्फ है ना? हाँ, गोल्ड सिल्वर के लिए सिर्फ, क्योंकि अच्छा अच्छा ये अच्छा तो अच्छा। ETF क्या है, ETF तो उसको सिर्फ फॉलो कर रहा है हाँ ना। हाँ 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 ना, नहीं मैं पहले समझा समझा था कि मतलब जो हमारा मतलब मतलब इंडिया में तो मतलब एमसीएक्स का चलता है, एमसीएक्स का तो अलग चलता है ना, तो हम ईटीएफ में फॉलो करते, तो ईटीएफ में फॉलो करते थे क्या डे इसको एंड में भी जाके अगर बाय आप करते थे। MCX को भी फॉलो करते हैं तो वो भी ETF के चार्ट से तो अच्छा ही है। हाँ हाँ, वो तो रात में क्लोज हो जाएगा मतलब हाँ, 12 बजे तो के करीब। ये भी अच्छा है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये और डॉलर वाला चार्ट साथ में ही चलता है। हाँ अच्छा 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 अच्छा, देखिए मतलब इसमें तो भी इसके 5% क्लोजिंग ऊपर है, तो ये और डॉलर तो साथ में ही चलता है। समझा समझा समझा। मतलब जैसे मतलब सुबह ओपन करके देखूंगा कि सिल्वर सिल्वर का उस डॉलर में 9 AM के ऊपर क्लोज आ गया, तो तुरंत मार्केट ओपन होने के बाद ही जितने मतलब जितने कम समय में हो सकता है मतलब बिल्कुल सिल्वर को बाय कर बिल्कुल, ले। अभी अच्छा हैंगसेंग में सर भी। हैंगसेंग बीच में तो अकॉर्डिंग टू 9 AM में बनता है ना सर एंट्री इस वाले में? इसमें एंट्री हम ले लिए हैं, आप लोग नहीं लिए हैं। इसमें यूज़ कीजिए आप, कम से कम जो स्क्रीनर है वो सब यूज़ कीजिए, नहीं तो आपसे मिस जो है वो होते रहेगा। सर स्क्रीनर, अच्छा मैं उसके अंदर है। जो चार्टिंग वाला स्क्रीनर है उसको कम से जी कम जी। यूज़ कीजिए अगर मिस हो रहा है तो। ठीक है, ये ग्रुप में डालना भूल गए, बट बाद में देखे हम एंट्री ले लिए थे पहले ही। अच्छा सर, और जो एग्जिट का है रूल्स है सिल्वर में, वो मतलब जैसे हम पिछले दिन मतलब मानिका आज एंट्री लिया, कल उठ के देखे कि सिल्वर
डॉलर में 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया, मतलब एग्जिट के लिए। तो सुबह जब भी मतलब सिल्वर ओपन होगा तभी सेल कर देना है क्या? बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम ये लिस्ट बताने वाले थे ये भी बता ही दी आप लोगों को कि अब हमारा नेक्स्ट दिसंबर मंथ के लिए ये लिस्ट रहेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, 70% तक कितना है देख लेते हैं सीजनैलिटी के लिए। और ऑल टाइम हाई के लिए तो वो तो बताना जो आपको मतलब अब तो वो तो आसानी है, आप लोग पता कर ही लेंगे कि कौन सा ऑल टाइम हाई के पास में है, अगर ऑल टाइम हाई वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो 70 तक कौन सा है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यही 7 जो है वो 70 तक है, इसके बाद 67। तो चलो ये तो आसानी है, आप लोग समझ गए। तो हम लोग और क्या डिस्कस करने वाले थे या सर, फिर ये इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर ऑल टाइम हाई जैसे ब्रेक हो जाए तो हमको उसको प्रायोरिटी देना है कि नहीं देना है? ऑल टाइम हाई मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए आज ये जो है अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया नवंबर में, तो अब हमें दिसंबर में उसको प्रायोरिटाइज करके रखना है। बिल्कुल। देखिए, ऑल टाइम हाई से सबसे पास, इसका सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमको उसको मतलब बिल्कुल। ऑल टाइम हाई मतलब वो तो नया ऑल टाइम हाई लग गया। ऑल टाइम हाई से आप मार्क करेंगे कि कितना परसेंट ये डाउन है या कितना परसेंट, समझ गया? अगर वो ऑल टाइम हाई पे है तो वो ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है? 0%, राइट। अगर वो 1% डाउन है तो 1%, समझ गया? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा सबसे पास में है। अब बिल्कुल। जैसे मेटल है, मेटल ऑल टाइम हाई से कितना दूर है? मेटल ऑल टाइम हाई से 5% दूर है, ठीक है। और पीएसयू कितना दूर है? पीएसयू ऑल टाइम हाई से 2% दूर है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? पीएसयू को। ठीक है, ब्रेक तो दोनों कर दिया है ना, पहले वाले ऑल टाइम हाई को तो ये दोनों ब्रेक किया है, समझ गए? बट अभी ऑल टाइम इसका बस यही ये है। है जो लास्ट हाई होगा, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा सबसे जो हाईएस्ट हाई होगा वो ऑल टाइम हाई है, वहां से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अच्छा, मतलब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जो नीचे चल रहा है उसको देखना है क्या सर? सिर्फ देखना है कि कितना परसेंट डाउन हेलो। है, वो ब्रेक किया है नहीं किया उससे क्या मतलब है, ठीक है। ओके सबसे ओके। पास में देखना है जो कौन सा है बस। ईटीएफ में एक्सपेक्टेशन कितने सीएजीआर रख सकते हैं? हमारा एक्सपेक्टेशन की बीट हमेशा जो रियलिटी इम्पॉसिबल है, एक्सपेक्टेशन आपका होना चाहिए, हम बता देते हैं, ये तो हम बहुत बार बताए हैं बट फिर से बता देते हैं। एक्सपेक्टेशन होना चाहिए आपको निफ्टी 500 को एक बड़े मार्जिन से बीट करें, ठीक है, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी बोल सकते हैं। निफ्टी 500 को आपको बीट करना है, ठीक है। निफ्टी 500 अगर निगेटिव है, निगेटिव 8% है, तो आप निगेटिव 8% से ऊपर जितने भी रहें, ठीक है, वो आप अच्छा किए हैं, सिंपल। इसमें हम लोग एक फिक्स परसेंटेज नहीं कर सकते हैं कि हाँ 4%, 3%, 2% हर महीने का, ये हम लोग नहीं कर सकते। साल में 30%, 40% बन गया, उसका एवरेज निकालते हैं तो 3-4% हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। बट क्या वो हर महीने 3-4% आया है? क्या नहीं, किसी में 8 आया है, किसी में 0 आया है, किसी में 3 आया है, किसी में माइनस आया। तो इस तरीके से ही हम लोग लाइन में भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, समझ गए? हर महीने नहीं बन सकता, ठीक है। और आपका महीना अच्छा गया है या खराब गया वो कैसे पता चलेगा? वो निफ्टी 500 से कंपेयर कर लीजिएगा, अगर अच्छा आया है तो अच्छा है, राइट, समझ गया? यही एक्सपेक्टेशन हमको रखना है। अगर हमारा साल में 40 बन रहा है तो हम इसको बोल देंगे, चलो हमारा अगर साल में 36 बन रहा है, 36,
तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे, 3% पर मंथ। बट क्या ये 3% पर मंथ है? ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताइए। नहीं है, ठीक है। ये 8% किसी में, किसी में -3, किसी में 0, किसी में 5, ऐसे होगा ना, ठीक है। बट ये चीज़ हम लोग अपने दिमाग में नहीं डाल पाते हैं जब हम लोग ये बोलते हैं तो, ठीक है। ये जब बोलते हैं तो ये दिमाग में हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर ये दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो आपका अगर किसी मंथ में ये आएगा तो आप फिर स्टेबल नहीं रह पाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए ये हमको एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। ये पॉसिबल है एंड ये पॉसिबल है। अब इसमें से जब ये रैंडम, देखिए ये क्या है, 8 -3 0 5 6, अगला महीना कितना होगा, कोई बता सकता है? 30 को करना है कंप्लीट, इन सबका सम 30 आना चाहिए, सॉरी 36 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या हम रखें या क्या होगा, पता है किसी को? 8 -3 5 5 5 10 से 16, अभी 16% हो गया। नेक्स्ट पता है क्या किसी को? अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। तो यही चीज है लाइव मार्केट में। आपको अगर ये बनाना है साल का, तो मंथ में क्या बनेगा आपको तो पता ही नहीं, पहला चीज। तो फिर जब पता ही नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेशन कैसा? कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये हम लोग रख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे निफ्टी 500 से ज्यादा बनाए, बस। निफ्टी 500 4% बना रहा है तो उससे ज्यादा मेरा बने। निफ्टी 500 अगर 8% निगेटिव में है तो मेरा कम से कम 8% निगेटिव तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बस ये हमारा मंथली एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ईयरली हमारा ये होना चाहिए। एंड वो कौन सा क्या मंथ में कितना बनेगा पता ही नहीं हमको, ठीक है। चलिए, तो जो मेजर चीज़ हमको डिस्कस करना था वो तो हो गया। ETF का लिस्ट हम लोग देख लिए। अब आप लोग डाउट्स पूछिए और स्टॉक्स एंड ऑल जो भी हो वो बताइए, ठीक है। पहले नवंबर में कितना बना बताइए। नवंबर में शिव कुमार जी का 4.5%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3% अमोल जी का, और बाकी लोग सब लोग बताइए। पोल भी डाल देते हैं हम एक, 2%, बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी लिखिए कि मिस्टेक्स भी लिखिए अपना, आप लोग चैट में मिस्टेक्स भी लिखिए कि अगर मेरा 4% बना है तो क्या हम इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं किए हैं, या हम कोई ट्रेड्स अपने इमोशंस की वजह से छोड़े हैं, कॉन्फिडेंस की वजह से छोड़े हैं, ठीक है। ये सब भी थोड़ा सा लिखिए ताकि पता चले, मतलब ताकि आप लोग इंप्रूव कर सकें। ये मंथली बेसिस पे कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे हो सका, इससे इंप्रूवमेंट जरूर होगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन। देखिए गलती करना गलत नहीं है, गलती को तुरंत पता करके और फिर नेक्स्ट बार से वो गलती ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पे आगे एग्जिट करके तो ROI इंक्रीज हो जाता। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। 4% फ्यू ट्रेड्स मिस ड्यू टू एंट्री कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया माओ जी। इक्विटी में भी आप कमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, तुरंत सबको बीट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया।